आजकल जो फिजिकली एक्टिव लोग भी हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, इनके मेन कॉजेस क्या हैं? देखिए, मेन कॉजेज फिजिकली फिट आप कितने भी हो, अगर आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो कोलेस्ट्रॉल्स हमेशा बढ़ सकते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस मीन 20% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, खाने से। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा खुद बॉडी बनाता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सिस्टम को वर्क करने के लिए। फ्रॉम हमारी बोन्स टू अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स जो हमारे बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स उनमें मेन बिल्डिंग ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को जीरो कर देंगे तो आपका सिस्टम नहीं काम कर सकता। सो बॉडी सेल्फ सफिशिएंट इन अ वे कि वो 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेती है। जो 20% हम बाहर से लेते हैं उनको अगर हम अवॉइड करें, अवॉइड कैसे किया जा सकता है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इज रेड मीट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। Specifically, red meat in the form of mutton or beef is a very big source of cholesterol for people. So अगर आप वो लेते हैं तो प्लीज बंद करिए, शिफ्ट टू अ वेजिटेरियन डाइट, अ वेजिटेबल बेस्ड डाइट जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं। इन बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग व्हाट यू कैन डू इज, बाहर का जो आप 20% ले रहे हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इवन अगर आप फिजिकली फिट हैं बट आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, देन द चांसेस दैट योर कोलेस्ट्रॉल विल गो हायर आर ऑलवेज देयर। ओके, सो मतलब नॉनवेज भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए? यस, आप नॉन वेजिटेरियन फूड with exercise, non-vegetarian food restriction with exercise can that is the only way जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ओके, मतलब जितना मुझे समझ आया कि कोलेस्ट्रॉल आपका मेनली जो है वो लाइफस्टाइल पे ज्यादा डिपेंड करता है। काफी कुछ लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। देखिए, हमें दोनों एस्पेक्ट्स चाहिए। अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो चेंजेस हैं दीज आर ब्रॉट अबाउट बाय बोथ एक्सरसाइज एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। सो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम बोलते हैं उसमें दोनों चीजें हैं। दैट मीन्स आप फिजिकली जितना मोबिलिटी रख सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, उतना रहिए। एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, यूज द स्टेयर्स, ट्राई एंड वॉक टू योर सबसे पास ग्रोसरी स्टोर जो है। जितना आप ऑटोमोबाइल्स कम यूज करें उतना, अगर आप ये सब कर सकते हैं प्लस आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, दैट इज द ओनली वे जो आप उस 20% एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कंटेन कर सकते हो। बट जो 80% शरीर में बन रहा है उसको कंटेन करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है? तो वो कैसे, किस चीज पे डिपेंड करता है? कोई चीज पे डिपेंड करता है, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, हमारी नाक कैसी है, हमारे कान कैसे, हमारी आंखें कैसी हैं। आप एक एग्जांपल देता हूं, कुछ लोगों को स्पेक्टिकल्स 20 साल पे लगते हैं, किसी को 80 साल पे लगते हैं, किसको लगेंगे यू डोंट नो। और किसी को बचपन में ही लग जाते हैं, किसी को बचपन में लग जाए, किसी को कभी नहीं लगते। सो देयर इज, हमारी बॉडी हर एक डिफरेंट मैकेनिज्म से चलती है, एक डिफरेंट सिस्टम है, एक डिफरेंट मशीन है। हमें अपनी मशीन के हिसाब से काम करना है। सो लेट्स गिव एग्जांपल, अगर आप ओवरवेट हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपके डाइट में चेंजेस नहीं है, तो प्लीज़ उसको कंटेन करिए। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे। अगर आप लीन एंड थिन हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, डाइटरी चेंजेस हैं, फिर भी आपके कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स दैट इज ड्यू टू योर जेनेटिक्स। अब मुझे अमिताभ बच्चन नहीं बनाया, मेरी आंखें ऐसी नहीं है, आई एम नॉट शाहरुख खान, सो माई जेनेटिक्स इज डिफरेंट। सो एवरीबडीज जेनेटिक इज डिफरेंट। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक्ड, लुक फॉर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। एज आई सेड, अगर आप ओबीस हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, तो पहले लेट अस ब्रिंग डाउन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन योर ओन बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप ओबीज हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, हाँ, हो सकता है नॉर्मल हो, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में जो केमिकल कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है वो इतना बन रहा हो ट्रू कि कोलेस्ट्रॉल। हाँ, ओबेसिटी से अपनी प्रॉब्लम्स है। वी नेवर सजेस्ट कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो आप ओबीज रहिए। अच्छा। अगर आप ओबीज रहेंगे तो डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे। बट अगर आप ये बोलना कि आप ओबीज हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होंगे और आप थिन हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, दैट इज अ मिथ। आई थिंक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आज आपने दूर किया लोगों का, क्योंकि बहुत से लोगों को यही लगता है कि अगर आप ओबीज हैं तो 100% चांसेस होंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। Yes, there are chances. As I said, obesity बढ़ती है तो चांसेस बढ़ते हैं। बट आई वुड से द रादर अदर एस्पेक्ट एट द स्पेक्ट्रम, कि अगर आप पतले हैं या आप अंडरवेट हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स नहीं ज्यादा हो सकते, ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप
थिन हैं, अगर आप अंडरवेट हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू योर एज जो हम मानते हैं कि आप फिट एंड फाइन हैं, आप एक्सरसाइज रोज करते हैं, दैट डजंट मीन कि आपके कोलेस्ट्रॉल्स नहीं बढ़ सकते। ऑल्सो सर, जैसे हमने ओबेसिटी की बात की, डायबिटीज का और कोलेस्ट्रॉल का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके। किसी भी हार्ट की तकलीफ, किडनी खराब होने में या स्ट्रोक या पैरालिसिस में हम जो बोलते हैं, 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं या 4 मेजर आई वुड से। ब्लड प्रेशर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, शुगर्स, ओबेसिटी एंड किसी भी तरीके का टोबैको, चूइंग या स्मोकिंग। ये अगर 4-5 आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई मेजर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, लाइक अ किडनी फेलियर या लाइक अ स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप में ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है तो दूसरा रिस्क फैक्टर आप लेके आओगे, सो द रिस्क फैक्टर बिकम्स एक्सपोनेंशियल। दैट लेट्स पुट इट दिस वे, 3 times चांसेस हैं इफ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कि आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, एंड अबाउट 3 times चांसेस हैं इफ यू हैव अ डायबिटिक तो आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है। तो 3 + 3 6 नहीं, योर रिस्क फैक्टर गोज अप टू 3 × 3 9 times। सो एज द नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स गो अप, आपके चांसेस की या आपको तकलीफ हो सकती है कीप्स एक्सपोनेंशियली गोइंग अप, नॉट एडिटिव। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर भी हो गया तो 3 times और, तो 3 + 3 + 3 9 नहीं, 3 × 3 × 3 27 times you get। So it is very very important, आप कुछ भी करते हो, क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रिस्क फैक्टर्स एट द राइट एज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज रिस्क फैक्टर्स कि हम उसके लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, एंड डूइंग दोज एडिक्वेट चेंजेस, बी इट लाइफस्टाइल, बी इट मेडिकेशंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपने बताया कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं? देखिए, एज आई सेड, इसमें से अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप स्मोकर हो, टोबैको चूअर हो, अगर आप ओबीस हो, तो चांसेस कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार हम स्मोकर नहीं हैं, हम थिन आउट हैं, इन पेशेंट्स में हम हमेशा बोलते हैं, वी टेक इट एज अ रूल नाउ, कि अगर आप 40 के ऊपर हैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराइए, गो टू अ हॉस्पिटल, ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट आर द ईजिएस्ट वे टू लुक इनटू योर बॉडी, सबसे आसान विंडो है आपके लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो आप हॉस्पिटल जाइए, साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराइए, उस हेल्थ चेकअप में आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स चेक किए जा सकते हैं, और उस कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से आपको हम समझा सकते हैं कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे दोस्त कोलेस्ट्रॉल्स कम डाउन। और अगर उन चेंजेस के बावजूद आपके कोलेस्ट्रॉल्स कम नहीं होते, देन मेडिकेशंस इज द आंसर। So risk factors identification is always important. So anybody above 40 साल में एक बार, anybody above 60 6 महीने में एक बार पकड़िए। See, ये सारी diseases are like, लोग बोलते थे पहले कि कैंसर को जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी ट्रीट करेंगे। So get yourself tested. And मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, the best day to do it is on your birthday. Why sir? One, you'll remember the date. क्योंकि आपको याद रहेगा हमने लास्ट टाइम टेस्ट करा हुआ है। और अगर आपके रिस्क फैक्टर्स नॉर्मल आए तो इससे अच्छा अपने बर्थडे गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते। That's great, amazing. I mean, ये बहुत अच्छा टिप आपने आज शेयर किया कि अपने बर्थडे पे चेकअप्स कराओ तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा आपने लास्ट टाइम कब करवाया है। इफ आई नो कि मेरा सब ठीक चल रहा है एंड मेरा रिस्क कम है, दैट इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। एंड जस्ट इन केस इफ आई फाउंड आउट कि कुछ गलत है तो मैंने उसको जल्दी पकड़ा, दैट इज ऑल्सो माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। सो विन और लूज कुछ नहीं बचता इसमें। Irrespective of anything, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। It's like giving exams यार। हम एग्जाम्स क्यों देते हैं? ताकि हम और अपना टेस्ट ले सकें ना, टेस्ट ले सकें, इससे हमें पता हो कि पिछले 1 साल में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितने पानी में हम yes, कितने पानी में, कितना इंप्रूवमेंट हमें जरूरत। सो until and unless आप टेस्ट लोगे अपना, how will you know कि you're good enough or not? That is amazing. Also सर, अभी आपने बताया कि टेस्ट कराना जरूरी है, तो क्या नॉर्मल रेंज क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की? देखिए, नॉर्मल रेंजेस आर सारी डिपेंडेंट ऑन कि आपकी एज क्या है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं ऐसे। सो जो हम नॉर्मल रेंजेस देखते हैं ऑन लैब रिपोर्ट्स, दे वेरी। सो आप कभी भी लैब रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, प्लीज गो टू योर क्लिनिकल कोरिलेशन करिए। किसी भी एक्सरे में, किसी भी रेडियोलॉजी में, किसी भी पैथोलॉजी में आप थिन प्रिंट में लिखा होता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब होता है जिन्होंने आपको टेस्ट बोले हैं उनके पास वापस जाइए।
ठीक है। सी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस उनको नहीं मालूम आप पेट के दर्द के लिए करा रहे हो कि आप हार्ट की तकलीफ के लिए करा रहे हो। ऑल क्लीन जो रेडियोलॉजिकल या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग जिस चीज़ के लिए आप आए हो, बट आपने वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों लिखे हैं ये जो क्लिनिशियन जिसने आपको देखा है वो डिसाइड करता है। सो अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मेरे लिए उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। So let's say for Varsha, you cholesterol levels मेरे लिए completely अलग हैं compared to anybody else who's same 30, 40, 50, 60 year old। तो मेरे लिए बहुत, so मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको टेस्ट, इस पे डिपेंड करता है मेरी रेंज क्या है। बट एज अ होल वी ऑलवेज से कि जो हम खराब कोलेस्ट्रॉल्स मानते हैं उन्हें हम LDL बोलते हैं। LDL आपके ट्राई एंड कीप देम बिलो 100। अगर आपको कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, अगर आपको कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपको हैं, अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, रहते हैं लोगों के, या किसी को हार्ट की तकलीफ हो चुकी है, सो ट्राई एंड ब्रिंग डाउन देम टू बिलो 70 एज मच एज यू कैन। ओके सर, आपने ना जेनेटिक के बारे में काफी मेंशन किया है कि आई थिंक जेनेटिक जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ऐसे कौन से जेनेटिक कंडीशंस है जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो सकता है, उसका रिस्क रहता है? देखिए कंडीशंस हैं, जैसे हम लोग हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया बोलते हैं। एक हमारे यहाँ डिजीज होती है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया। ये क्या होता है? फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया मीन्स कि आपकी बॉडी वो केमिकल बना ही नहीं रही है। सो आपके कोलेस्ट्रॉल्स बचपन से ही बहुत हाई रेंज पे रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जब तक आई डू नॉट नो आपको है तब तक मैं आपको सही एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। एज अ डॉक्टर मेरे लिए एडवाइस देना तभी इंपॉर्टेंट है जब मेरे पास सारे पत्ते सामने हो, तभी मैं आपको राइट एडवाइस दे सकता हूँ। सो आपको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया है कि नहीं है, इसका जानने का तरीका एक और है, वो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। हो सकता है आप बिल्कुल थिन हो, वेल बिल्ट हो, रोज जिम जाते हो, यू गॉट अ अमेजिंग सलमान खान, ऋतिक रोशन बॉडी, बट दैट डजंट मीन कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो सकते। तो टेस्ट कराइए, अगर ज्यादा है तो विल गिव यू द राइट एडवाइस व्हाट टू डू। बिल्कुल। और सर अभी आपने बताया कि क्या क्या कंडीशंस में आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है। ऑल्सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, क्या पोल्यूशन का भी कोलेस्ट्रॉल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली का पोल्यूशन तो हमेशा हाईलाइट करता है हर एक चीज को, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। ओके। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, लेट्स से कार की तरह है, जिसमें सारे सिस्टम साथ चलने जरूरी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा इंजन और व्हील्स अलग अलग चले, मेरा एक्सीलरेटर और ब्रेक अलग अलग काम करे। इट हैज टू बी अ सिंक्रोनाइज सिस्टम। सो उस सिंक्रोनी के लिए जैसे कार चलती है उस तरह हमारा शरीर चलता है। तो अगर मेरे कोई रिस्क फैक्टर्स बढ़े हुए हैं, सो पोल्यूशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों की वजह से आपके उस सिस्टम को गड़बड़ा सकता है। सो वो मेरा जो बैकअप होगा लंग से पोल्यूशन की वजह से वो कम हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू अ सिस्टम फेलियर। सी हमारा हार्ट का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, किडनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग काम नहीं करते, दे हैव टू वर्क टुगेदर। सो पूरा सिस्टम जब साथ चलता है तो ठीक है, अगर उसमें कहीं पे भी एक गड़बड़ आती है तो दैट होल सिस्टम कम्स डाउन। सो डायरेक्ट कोरिलेशन कोई नहीं है पोल्यूशन से, बट यस कोई भी चेंज शरीर में जो सिस्टम बिगाड़ दे, दैट कैन कॉज एनीथिंग। ओके सर, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, ऑल्सो कॉजेज सिम्टम्स पे भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो उनकी बॉडी में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए कोलेस्ट्रॉल की वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक है, जो बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक्स आर वेरी 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 कॉमन, स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स में आजकल बहुत हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। पहले तो फैमिली एंड वर्क स्ट्रेस होता था, आजकल सोशल मीडिया स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग। नंबर ऑफ लाइक्स, ज़्यादा बड़ा नंबर ऑफ लाइक्स एंड पोस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दुनिया में, एंड वी आर कंपीटिंग फॉर ईच थिंग। हमें लगता है एक पोस्ट हमने देख लिया तो हमें लगता है यार उसके पास ने ये कर दिया, मैंने नहीं किया, सो दैट कितनी हैपनिंग है, दैट स्ट्रेस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इन केसेस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करें, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्ट्रोक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे अभी आपने बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स और हो सकते हैं बॉडी के लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल का हमारी स्किन पर जैसे कि एक्ने हो जाना या फिर पिंपल्स हो जाना, ऐसी कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं? नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कोलेस्ट्रॉल का, बट अगर आप नोटिस करो
कई पेशेंट्स जिनमें फैमिलियरली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, उन पेशेंट्स में क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे कई लोगों के आईलिड्स के ऊपर एक वाइट स्पॉट्स होते हैं, उनको हम ज़ैंथेमा ज़ैंथेलोमास बोलते हैं। वो आर मोस्टली सीन इन पेशेंट्स जिनमें बचपन से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या जिसे हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया बोलते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कई पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, यंग में भी, ओल्ड में भी। बट हाँ, कोलेस्ट्रॉल्स अगर बहुत ज़्यादा हो, सो दैट इज़ वन स्किन थिंग विच यू कैन सी, अदरवाइज कोई डायरेक्ट स्किन चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलते हैं। सो वी यूजुअली टॉक अबाउट गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो डेकेड बैक ये सोचा जाता था कि क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल से फ़र्क पड़ता है। बेसिकली हमारे इसमें सोच के लिए, फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, एक बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ LDL विच इज़ लो डेंसिटी बोलते हैं हम लोग उनको, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL। तो डेकेड बैक ये देखा जाता था कि अगर आपकी HDL ज़्यादा है, LDL कम है, तो दैट मीन्स रेशियो ठीक है, सो आपको हार्ट की तकलीफें या ब्रेन की तकलीफें बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इन द लास्ट 1 डेकेड रिसर्च हैज शोन कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ कैसे है। सो अगर आपका HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल कम भी है बट उसकी क्वालिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स आर वेरी गुड, देन वो आपको फायदा देता है। इसी तरह अगर आपका LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो बट उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आपके बैड सिस्टम्स को रोक लेता है। बट ओवरऑल, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, हमें समझना है कि HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। द ओनली तरीका इज गुड डाइट, एक्सरसाइज। LDL कम करने का हमारे पास तरीका है विच इज गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। दवाइयों से हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं सकते बट बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दवाइयों से हम वही केमिकल्स आपको दे रहे हैं जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को या LDL की लेवल्स को कम ला सकती है। ओके सर, आपने बताया कि जो HDL है वो आपको डाइट अगर आपका अच्छा है तो आपका HDL मेंटेन रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है? देखिए, फूड आइटम्स में बोलूँगा वेजिटेरियन डाइट इज़ द बिगेस्ट चेंज। अगर आप एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ ब्रिंग डाउन योर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड। क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन मीन्स इतना सारा खाने के बजाय आप थोड़ा खाओगे तो थिंग्स बिकम बेटर। सेकेंडली, रेड मीट मीन्स मटन, बीफ, जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है उनमें ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल पे बढ़ते हैं। वेजिटेरियन डाइट्स इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। किसी भी तरह का फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड इज़ ऑलवेज नेवर अ गुड आइडिया। कई पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि सर हम कौन सा घी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, कैसे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। सो अ सिंपल आंसर इज़ क्वालिटी ऑफ ऑयल डजंट मेक अ डिफरेंस। आप घी यूज़ करें, सनफ्लावर यूज़ करें, मस्टर्ड यूज़ करें, ऑलिव यूज़ करें, रिफाइंड यूज़ करें, एनीथिंग इज़ ओके। क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेक्स अ डिफरेंस। आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हो, हमारे लिए समझना जरूरी है। ऑयल का पर्पस खाने में, आई थिंक जो भी खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, सो आई विल जस्ट टेल यू दिस। जो खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड ऑयल का पर्पस खाने में खाली एक होता है, लुब्रिकेशन। ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती, ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो। लुब्रिकेशन मीन्स अगर आप हाई इंटेंसिटी गैस पे खाना बना रहे हो तो खाने को जलने से रोकता है। सो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक, आप उसको सिम पे बनाइए, इट विल टेक लॉन्गर बनने के लिए, बट टाइम लगेगा लेकिन वो हेल्दी रहेगा, खाना जलेगा नहीं। तो आपका अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड अमाउंट ऑफ ऑयल इज 1 टीस्पून, मतलब चाय वाला चम्मच ऑयल, घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज करना चाहें करें, इन अ फैमिली ऑफ 4 फॉर ईच मील। मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए 1 टीस्पून, लंच 1 टीस्पून, डिनर 1 टीस्पून। ये ऑयल आप किसी में भी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल में, दाल में, चपाती पे, दैट्स ओके विद अस। बट 4 की फैमिली के लिए 1 टीस्पून ऑयल इज गुड इनफ। सो आप घी खाएं या ऑयल लें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। काफी लोगों को घी से प्रॉब्लम है कि घी से बढ़ता है, घी से बिल्कुल नहीं बढ़ता। घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप लें तो एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड। मतलब हर एक चीज आपको मॉडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। बादाम
4 खाने से अच्छा होता है 1 kg बादाम खाने से मैं आइंस्टाइन नहीं बनूंगा. ट्रू दैट, और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे. Exactly. So everything in moderate quantities is very good for health. But अगर आप वो क्वांटिटी बढ़ा देते हो, that what makes a difference. ट्रू सर, आपने बादाम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा बादाम खा लेंगे तो हमारा दिमाग तेज हो जाएगा, हमारी हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा. ऑल्सो सर, इसी से एक और रिलेटेड मेरा सवाल है, क्योंकि हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं. आजकल ना जिम्स वगैरह में जो वर्कआउट करते हैं लोग, वो प्रोटीन पाउडर्स या फिर वर्कआउट सप्लीमेंट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं. तो क्या इसका भी हमारे कोलेस्ट्रॉल पर भी असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आप जो भी खाते हो घूम घाम के व्हाटएवर इनटेक यू हैव, वो आपके सिस्टम में घुस रहा है. अब हमारा सजेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को ये रहता है, एक ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी मिस्टर यूनिवर्स, सो प्लीज आइडेंटिफाई योर बॉडी, आइडेंटिफाई कि कितना आप जिम कर सकते हो. सेकेंड, सप्लीमेंट्स आर नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज वो सिंथेटिक हैं. आपको सप्लीमेंट्स लेने, नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, इंक्रीज योर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है. Eggs are a very good source of proteins. The white of the egg, yellow हम हमेशा मना करते हैं because yellow is pure cholesterols. But इसके अलावा avoid supplements because everybody's body system is different. कोई भी artificial चीज use करना is never a good idea. And identify your own body. Most of the places में हम आजकल बहुत सुनते हैं young लोगों को gyms में heart attacks होते हैं. मतलब आपको बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका जिम करते करते डेथ हो गया. सो जिम में एक चीज बहुत जरूरी है कि वन, आपका जो ट्रेनर है, ही नीड्स टू नो योर बॉडी. ही कैन नॉट हैव अ सेम प्लान फॉर एवरीवन. ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका क्या प्लान है, आपको क्या ट्रीट करना है वो. सेकेंडली, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स नेवर गुड. ये सप्लीमेंट्स हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम देते हैं, ज़्यादा तकलीफ देते हैं. एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो नॉट गुड. सो ये जब हम, एज आई सेड, मॉडरेशन से ऊपर जब उठ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल.